हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों लास्ट सेशन में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन तक टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। हमने सभी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ लिए हैं, कैसे मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचा और फिर उसने फाइनली उसे फर्टिलाइज करके बनाया जायगोट। बट अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म्स में जब फर्टिलाइजेशन होता है वो एक अकेली जगह नहीं होता, एम्ब्रियो सेक में एक साथ साइमल्टेनियसली दो फर्टिलाइजेशन होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। जिसमें आपने क्या पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर हम ओवरी के अंदर ओव्यूल की बात करें, अगर हम ओवरी के अंदर ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल में भी अगेन जो राजकुमारी का कक्ष है, कमरा है, दैट इज एम्ब्रियो सेक, उस एम्ब्रियो सेक में फीमेल गैमीट बैठा था। तो जब पॉलन ट्यूब ने, ध्यान रखा आपने, दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल में एंटर करती है तो माइक्रोपाइल से करती है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, मान लो ये पॉलन ट्यूब है, ये आ रही है ऊपर से, ओव्यूल में एंटर कर रही है तो माइक्रोपाइल से कर रही है, ठीक है। और जब एम्ब्रियो सेक में एंटर करेगी तो कहाँ से करेगी, जो इस एग सेल के पास सिनर्जिड्स थी उनका जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, तो दोनों में से किसी भी एक सेल की तरफ पॉलन ट्यूब मुड़ जाएगी। इट टेक्स एंट्री थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस और इस फिलीफॉर्म एपरेटस को भी पेनिट्रेट करते हुए ये कहाँ रिलीज करेगी, इसको मेल गैमीट्स को जो सिनर्जिड का साइटोप्लाज्म है उसमें रिलीज करेगी, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं काफी अच्छे, तो आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट। देन जैसे ही दो मेल गैमीट्स आए तो क्या होगा, एक मेल गैमीट ने फ्यूज किया किसको, फीमेल गैमीट को, यानी मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से यहाँ पर एक डिप्लॉइड सेल बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड जायगोट। और जो दूसरा मेल गैमीट है उसने किसको फ्यूज करा, वो फ्यूज करेगा यहाँ बैठे दो पोलर न्यूक्लियाई को, जो एक्चुअली आपस में भी फ्यूज हो चुके हैं, मैंने आपको बताया था। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। तो इन दोनों को जब मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो यहाँ पर एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, दैट इज अ न्यूक्लियस पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के बनते ही ये जो बड़ी सी सेंट्रल सेल है, अब आप इसे सेंट्रल सेल नहीं कहेंगे, नाउ यू कॉल दिस सेल एज PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि अभी तक ओवरी के ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सेक था, अब एम्ब्रियो सेक में सिनर्जिड्स डीजनरेट हो गई, एंटीपोडल्स डीजनरेट हो गए, इस एम्ब्रियो सेक में दो ही सेल बची हैं, एक बड़ी वाली सेल दैट इज PEC जिसके पास है अपना ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस पेन, और एक छोटी सी सेल जो एक्चुअली PEC के ही बिल्कुल पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, दैट इज अ जायगोट, ठीक है। तो अब हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ने हैं बच्चों, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में इसका ब्रीफ दिया था कि अब ये जो छोटी सी सेल है जायगोट, ये मल्टीप्लाई करके एम्ब्रियो बनाएगी, ये जो बड़ी सेल है PEC ये भी मल्टीप्लाई करके एंडोस्पर्म बनाएगी, और साइमल्टेनियसली बाहर के दोनों स्ट्रक्चर यानी ओव्यूल और ओवरी किस में बदलेंगे, ओवरी बनाएगा फ्रूट, ओवरी से बन जाएगा फ्रूट, ओव्यूल से बन जाएगा सीड, और अंदर क्या बोला मैंने, जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एंड ये जो बड़ी सेल है PEC इससे बनेगा एंडोस्पर्म। तो ये चार स्ट्रक्चर्स किस तरह डेवलप होंगे, बस यही आपको इस टॉपिक में समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड and ovary into fruit are collectively called post fertilization events, ठीक है। अगर हम इन इवेंट्स के सीक्वेंस की बात करें तो बीच बीच में लाइंस आएंगे, आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देती हूँ कि इन चारों इवेंट्स में से बट ऑब्वियस पहले अंदर की दोनों चीजें शुरू होनी चाहिए, यानी जायगोट को मल्टीप्लाई करके एम्ब्रियो बनाना है और PEC को मल्टीप्लाई करके एंडोस्पर्म बनाना है। तो इन दोनों में हमेशा ध्यान रखना, नीट में कई बार क्वेश्चन आया है, जो सबसे पहले इवेंट स्टार्ट होगा दैट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। उसका भी रीजन लिखा हुआ है कि अगर मान लो जायगोट मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता तो यू नो सेल डिवीजन इज अ हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए। अभी एंडोस्पर्म तो प्रॉपर्ली बना नहीं, पहले एम्ब्रियो ने बनना शुरू कर दिया, तो हो सकता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं कर पाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एम्ब्रियो बनने से पहले उसके नरिशमेंट का पक्का इंतजाम किया जाए। तो इसलिए सबसे पहले किसका फॉर्मेशन शुरू होता है, एंडोस्पर्म का। बट ऐसा नहीं है कि पहले पूरा एंडोस्पर्म बन जाएगा उसके बाद जायगोट डिवाइड होना शुरू करेगा। जैसे ही एंडोस्पर्म बनना शुरू होगा उसी के साइमल्टेनियसली थोड़ी सी देर बाद ही जायगोट भी डिवाइड करके एम्ब्रियो बना देगा। तो देखा जाए तो ये दोनों इवेंट्स पैरेलल चलेंगे, बट शुरुआत किसकी हुई है पहले, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनने की, यानी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की। सीधा सीधा स्टेटमेंट आ जाएगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रिसीड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है।
और जब अंदर ये दोनों इवेंट्स हो रहे होंगे तो बाहर क्या चेंज हो रहा होगा, ओव्यूल की हार्डनिंग हो रही होगी जिससे वो सीड बनाए। ओव्यूल को कोई डिवाइड थोड़ी ना करना है सीड बनाने के लिए, बस ओव्यूल को अपने कोट्स को, इंटेग्यूमेंट्स को सीड कोट में बदलना है सिंपली। तो ओव्यूल सीड में बदल रहा होगा और ओवरी को भी डिवाइड करना है, फ्रूट बड़ा होता है ओवरी से, तो ओवरी को बनाना है फ्रूट। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ये दोनों इवेंट्स पैरेलल होते हैं। जब ओव्यूल सीड में बदल रहे होते हैं तो ओवरी किस में बदल रही होती है, फ्रूट में। तो ये कोई 1 by 1 इवेंट्स नहीं है, सब साइमल्टेनियसली होते हैं, बट किस तरह से होते हैं, कैसे शुरुआत हुई, कैसे पैरेलल होगा, इन पर स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, हाईलाइट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रिसीड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या आप कह सकते हो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब इस फॉलोड बाय आता है तो जो पहले लिखा है वो पहला वाला इवेंट है, जो बाद में लिखा है वो बाद वाला इवेंट है, सिंपली याद रखो। ठीक है, देन कैसे होता है बच्चों ये एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। देखो एक पॉइंट समझना तुम यहाँ पर कि भाई हम कह रहे हैं कि अगर ये एम्ब्रियो सेक है, मैं सिर्फ एम्ब्रियो सेक बना रही हूँ, मैंने उसके बाहर कोई ओव्यूल वगैरह नहीं बनाया, सीधा एम्ब्रियो सेक बनाया है, तो हम कह रहे हैं कि इस एम्ब्रियो सेक में यहाँ पर एक जायगोट बन गया, ये एक सिंगल सेल है जायगोट, और ये जो बड़ी वाली सेल है ना, इसी को हम कह रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसके न्यूक्लियस को हम कह रहे हैं, जो कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, पेन। ओके, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी इस सेल का साइज बहुत बड़ा है, तो इस सेल को ना नॉर्मल सेल डिवीजन की तरह डिवाइड नहीं करना कि ये बड़ी सेल अपने जैसी 2 बनाए फिर 4 बनाए, इतनी बड़ी बड़ी सेल्स के लिए कहाँ जगह है अंदर, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा अलग तरह से डिवीजन होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जो बड़ी सेल है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, ये सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, यानी इस न्यूक्लियस से कैरियोकाइनेसिस होगा, इसके जैसा एक और न्यूक्लियस बन जाएगा, पर कोई साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ अभी। फिर दोबारा इन दोनों ने डिवाइड किया तो 4 न्यूक्लियस बन गए, फिर 4 से 8 न्यूक्लियस बन गए। तो इस तरह क्या होता है, खूब सारे, मैं डॉट बना देती हूँ, खूब सारे क्या बनते जाते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते जाते हैं। तो ये क्या चल रहा है, दिस इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या ऐसा कुछ पढ़ा था क्या हमने इस चैप्टर में कहीं और, याद है आप लोगों को, याद करो कहाँ पढ़ा था हमने इस तरह का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जब फीमेल में मेगास्पोर ने एम्ब्रियो सेक बनाया था। तो हमने कहा था ना एक फंक्शनल मेगास्पोर है, उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी, और फिर सीधा 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी। याद है, नहीं याद है, भूलना नहीं है चीज़ों को। तो वो भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था, यहाँ भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। वहाँ सिर्फ 3 बार माइटोसिस हुआ था क्योंकि टोटल 8 ही न्यूक्लियस बनाने थे। यहाँ ऐसी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे न्यूक्लियस बनाने, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, तो कई बार बार कैरियोकाइनेसिस होता जाएगा और न्यूक्लियाई का नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या ये एक ऐसी सेल बन गई जिसमें खूब सारे फ्री न्यूक्लियाई हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन गई। तो इस तरह के एंडोस्पर्म को कहते हैं बच्चों फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं इसको हम, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड जो ज़्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलता है। खूब सारे न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि जब शुरू में जब इन न्यूक्लियस ने डिवाइड करना शुरू किया था ना, तो ऐसा नहीं है जायगोट पूरा वेट करेगा, अभी मैंने आपको कहा, तो शुरू में ही जायगोट ने भी थोड़े से जब न्यूक्लियाई बने तो जायगोट ने भी क्या किया, एम्ब्रियो बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जायगोटिक डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी चल रहा है और यहाँ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट भी चल रहा है। ये कौन सा एंडोस्पर्म है, दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आपकी एनसीईआरटी में तो सिर्फ इसी के बारे में है कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। बट कुछ दूसरे प्लांट्स में बॉटनिस्ट कहते हैं कि 2 और मेथड्स हैं एंडोस्पर्म बनने के, तो उसके बेसिस पर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन से 3 टाइप्स में, ये जो मैंने आपको समझाया, दिस इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और एक थर्ड होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तीनों का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ मैं, पहले पुराने टाइम में PYQs आपको मिल जाएंगे पुराने साल के। तो यहाँ पर देखना क्या हुआ, जब हम बच्चों फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं ना, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में भी ऐसा नहीं है कि कभी सेल बनेगी ही नहीं। जब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में खूब सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो अब यहाँ पर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल बननी भी शुरू होती है। कैसे बनती है,
जो सबसे पहले जो पेरिफेरल न्यूक्लियाई होते हैं ना, उनके चारों तरफ सेल बननी स्टार्ट होती है। ये देखो इस तरह से जो पेरिफेरल न्यूक्लियाई उनको सराउंड करते हुए सेल बनने लग जाती हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पेरिफेरली। तो अगर आप एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको सेल्स कहाँ मिलेंगी? पेरिफेरी पर, और बीच में खूब सारे न्यूक्लियाई मिलेंगे। धीरे धीरे लेटर ऑन जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है अंदर भी सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। बट जब आप इसके डेवलपमेंट को देखोगे तो ऐसा डायग्राम दिखाते हैं जिसमें पेरिफेरी पर सेल्स हैं और बीच में खूब सारे फ्री न्यूक्लियाई हैं। दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। दूसरा कौन सा टाइप है बच्चों एंडोस्पर्म का? दिस इज द मोस्ट कॉमन, दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अभी पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, एक बार समझ लें इस टॉपिक को, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पता है क्या? आप सबने नारियल पानी पिया होगा, बड़ा न्यूट्रिटिव होता है, पीना भी चाहिए। कभी आप मार्केट में होते हो, आपको प्यास लग रही है, तो मैंने देखा है कई बच्चे ना कोल्ड ड्रिंक पीना प्रेफर करते हैं। बिल्कुल मत पिया करो बच्चों, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही हार्मफुल होती है, उनमें जो एसिडिक कंटेंट होता है वो स्टमक को बहुत नुकसान करता है। उसकी जगह प्रेफर करो कोई भी मिल्क प्रोडक्ट ले लो, या कोकोनट वाटर इज द बेस्ट। अगर वहाँ अवेलेबल है तो ज़रूर लिया करो। इसमें इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इतने सारे प्रोटीन होते हैं, पानी इतना सारे अमाउंट में होता है कि आपके बॉडी की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देता है। तो ये जो नारियल पानी है, जो कोकोनट वाटर है, ये एक्चुअली पता है क्या है? ये कोकोनट का एंडोस्पर्म है। कोकोनट में नेचर ने इतना बड़ा एंडोस्पर्म बनाया है। तो सीड कहाँ गया कोकोनट का, आपको पता है? ये जो आप नारियल पानी देखते हो, ये नारियल पानी, ये पूरा एंडोस्पर्म है। उसमें कहीं ना कहीं कोई छोटा सा उसका एम्ब्रियो या जायगोट होगा जो हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम देखकर थोड़ा ना कह सकते हैं कि डिप्लॉइड टिश्यू है या ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। तो उसी एंडोस्पर्म में उसका छोटा सा जायगोट या एम्ब्रियो होता है। जब हम वो लाते हैं ना सूखा नारियल मार्केट से, ब्राउन कलर का कोकोनट, तो आप देखना जो कोकोनट जनरली थोड़ा सा इस तरह का होता है ब्राउन कोकोनट, तो जो उसका कॉनिकल पार्ट होता है ना, वहां पर आप कभी हल्का सा कट करके देखना, आपको अंदर एक छोटा सा व्हाइट कलर का छोटा सा अलग से स्ट्रक्चर दिख जाएगा, वो एक्चुअली उसका एम्ब्रियो है, ठीक है। तो एक तरह से ये जो इतना बड़ा आप यूज कर रहे हो सीड हो गया ना, क्योंकि इस सीड में एम्ब्रियो है और इतना सारा एंडोस्पर्म है। वो जो आप व्हाइट कलर का पार्ट खाते हो सूखे नारियल में, वो पता है कैसे बना? समझना, जब हम नारियल पानी पी रहे हैं तो वो नारियल की कच्ची फॉर्म है। दिस इज अ टेंडर कोकोनट। टेंडर कोकोनट में क्या होता है? किसी भी कोकोनट के प्लांट में जब कोकोनट का फ्रूट बनना शुरू हुआ, यही फ्रूट है, क्योंकि कोकोनट में फ्रूट तो आप खा ही नहीं रहे। 11th में पढ़ा था हमने, कोकोनट इज अ ड्रू फ्रूट। तो फ्रूट की जो लेयर्स होती है, मीजोकार्पस, एंडोकार्प, मीजोकार्पस नहीं, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये सब कैसी हो गई हैं? जो कोकोनट में आप ब्राउन कलर के रेशे हटाते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था मॉर्फोलॉजी में, जो कोकोनट में आप ब्राउन कलर के फाइबर्स हटाते हो वो उसकी मीजोकार्प है ना। एपिकार्प जब वो सूखता है तो डीजेनरेट हो चुकी है। ग्रीन कोकोनट में जो बाहर ग्रीन लेयर है वही एक्चुअली एपिकार्प है। वो जो व्हाइट कलर का ग्रीन के अंदर मोटा सा पार्ट नहीं होता, नॉन एडिबल सा, जस्ट ग्रीन लेयर के अंदर, वो उसका मीजोकार्प है, जो बाद में ब्राउन फाइब्रस हो जाता है। और सबसे अंदर एंडोकार्प होती है, ठीक है, विच इज अ स्टोनी हार्ट, जिस खोल में से नारियल निकलता है बाहर, है ना। तो फ्रूट तो एक तरह से हम खा ही नहीं रहे कोकोनट का, वो तो नॉन एडिबल हो गया है। हम क्या खा रहे हैं? हम कोकोनट का सीड वाला पार्ट खा रहे हैं। सीड में भी एक्चुअली में हम एंडोस्पर्म खा रहे हैं। एम्ब्रियो तो बिल्कुल छोटा सा होता है। तो ये जो एंडोस्पर्म है, जब कोकोनट बनना शुरू हुआ तो वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था, इसलिए पूरा का पूरा पानी था उसमें। जैसे जैसे आप बोलते हो ना भैया मलाई वाला नारियल देना, तो वो थोड़ा सा छांट के देखेगा, जो ज़्यादा पका हुआ है वो वाला नारियल निकालेगा, क्योंकि जैसे जैसे कोकोनट मैच्योर होता है वैसे वैसे पेरीफेरी पर क्या स्टार्ट हो जाता है? सेल्यूलराइजेशन। और इन सेल्स के बनने की वजह से वहाँ पे सॉलिडिफिकेशन होने लग जाता है, यानी वो जो पानी है वो पानी ना रह के अब मलाई बन जाता है, ठीक है। तो वो आपको मलाई की फॉर्म में मिलता है। आप उसे मत यूज़ करो, और पकने दो और पकने दो, तो पानी बिल्कुल सूख जाएगा और अच्छा खासा मोटा वाइट पार्ट बन जाएगा। तो बस यही एक तरह से क्या है? दिस ऑल इज द एंडोस्पर्म। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोकोनट में जो आप वाइट पार्ट खाते हो ना बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोकोनट में जो आप वाइट पार्ट खाते हो कोकोनट का, वो तो क्या है? यहाँ पर लिखा होगा ये रहा, द कोकोनट वाटर। जो आप कोकोनट वाटर पीते हो फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट, जो जनरली आपको कच्चे नारियल में मिलेगा, दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसीलिए बोलते हैं इट इज हाईली न्यूट्रिटिव, क्योंकि आप सोचो ना एंडोस्पर्म में तो कितना न्यूट्रिशन है, वो एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए बनाया नेचर ने। मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। एंड जो आप व्हाइट पार्ट खाते हो कोकोनट का, उसको यहाँ पर बोलते हैं बॉटनिकल लैंग्वेज में कर्नल। ये वो आपके आर्मी वाले कर्नल कोलोनल नहीं है, दिस इज कर्नल।
दिस इज कर्नेल, इस कोकोनट के पार्ट को भी कर्नेल बोलते हैं। एंड ये जो कर्नेल वाला पार्ट है जो सॉलिडिफाई हो गया है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है सेल्यूलर एंडोस्पर्म को, कि अब एंडोस्पर्म पेरिफेरी पर न्यूक्लियर नहीं रहा बल्कि कैसा हो गया है, सेल्यूलर हो गया है। ठीक है, तो कोकोनट में आपको दोनों तरह का एंडोस्पर्म मिल रहा है, फ्री न्यूक्लियर कोकोनट वाटर और सेल्यूलर उसका सॉलिड पार्ट जिसको कर्नल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर नीट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स में भी इट इज वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, क्लियर है क्या? तो मैं आपको बता रही थी कि एक तो हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब दूसरा समझना एंडोस्पर्म का टाइप। इसमें क्या हुआ बच्चों कि ये जो बड़ी सी सेल है सेंट्रल सेल, इसके पास एक ही न्यूक्लियस था दैट इज पेन। इसके एक कॉर्नर पे यहाँ पे जायगोट बना दो। अब इसने क्या किया, न्यूक्लियर डिवीजन किया, यानी कैरियोकाइनेसिस हुआ, इससे 2 न्यूक्लियस बने और ये जो 2 न्यूक्लियस हैं उनके बनते ही सेल भी डिवाइड हो गई 2 सेल्स में। फिर दोबारा 2 से 4 न्यूक्लियस बने, सेल्स भी बन गई 4 ही। मैं जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम बना रही हूँ। फिर और न्यूक्लियस का नंबर बढ़ा, सेल भी बन गई। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं साइमल्टेनियसली सेल डिवीजन भी चलता जा रहा है। बात समझ गए आप लोग? साइमल्टेनियसली सेल डिवीजन भी होता जा रहा है। तो ऐसा जो एंडोस्पर्म है वो शुरू से ही एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। ये तो बाद में बनेगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म, बट ये फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज अ सेल्यूलर एंडोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, सक्सेसिवली हो रहे हैं। ठीक है, देन थर्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या है, वो तो तुम्हारे बहुत रेयर चांसेस हैं पूछने के, पर तुम्हें ऑप्शंस में हेलोबियल वर्ड लिखा हुआ दिख जाएगा। देखना जरा इस डायग्राम में। हेलोबियल वाले में क्या होता है बच्चों कि अगर ये एक सेंट्रल सेल थी, ठीक है, ये इसका पेन था, तो यहाँ पर ना हेलोबियल को इंटरमीडिएट बोलते हैं, इन दोनों का मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है देखना, इसमें ना पहले इसके न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, 2 न्यूक्लियस बनाए। अब जो जायगोट के तरफ वाली सेल है, अब सेल डिवीजन भी हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल डिवीजन भी हो गया, साइटोकाइनेसिस भी हो गया, बट साइटोकाइनेसिस अनइक्वल हुआ है। तो एक बड़ी सेल बनी, एक छोटी सेल बनी। हमेशा बड़ी सेल बनेगी जहां जायगोट बैठा है। जायगोट आपको पता है कहाँ बैठा होता है, माइक्रोपाइलर एंड पर। ठीक है, क्योंकि वहीं तो एग सेल थी। तो एक बड़ी सेल बनती है दैट इज माइक्रोपाइलर चैम्बर, एक छोटी सेल बनती है दैट इज चलेजल चैम्बर। अब क्या होता है, ये जो बड़ी वाली सेल है इसने तो मोस्ट कॉमन वे चुना। इसने कहा कि भाई मैं तो फ्री न्यूक्लियर की तरह से डिवाइड होंगी, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करता रहेगा, पहले खूब सारे न्यूक्लियाई बना लेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलेगा इसमें, और बाद में जब खूब सारे फ्री न्यूक्लियस बन जाएंगे तो लास्ट में क्या करेगा, लास्ट में इसका पेरिफेरी से वही सेल्यूलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एक तरफ तो चल रहा है कौन सा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और एक तरफ ये जो छोटी वाली सेल है ना, इसने कहा भाई मैं तो इस वाले मेथड को चुनूंगी, मैं तो इससे अपना नंबर बढ़ाऊंगी। तो इसमें वही 2 न्यूक्लियस बने, सेल डिवाइड हो गई, फिर और न्यूक्लियस बने, सेल डिवाइड हो गई, फिर और न्यूक्लियस बने, सेल डिवाइड हो गई। यानी शुरू से सेल डिवीजन भी साथ साथ में चल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म। दिस इज कॉल्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म, जो कि कुछ मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। इन मोनोकॉट्स, नॉट ऑल, इन सम मोनोकॉट्स, क्योंकि ऐसे तो कोकोनट भी मोनोकॉट है। इन सम मोनोकॉट्स। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? तो यहाँ पर एक तरफ तो चलेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और एक तरफ चलेंगे सेल्यूलर डिवीजन। इसके मिक्सचर को कहते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो 3 तरह का एंडोस्पर्म आपको ध्यान रखना है, फ्री न्यूक्लियर, सेल्यूलर और हेलोबियल। बट एनसीईआरटी में सिर्फ यही वाला है, तो चांसेस आपसे सिर्फ यही वाला पूछेंगे। अब हम एनसीईआरटी से इसको पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लाइन तो आपसे पूछिए कि भाई क्यों हमेशा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रिसीड करता है, पहले क्यों होता है? वाई? बिकॉज द पेन, या आप कह लो द पेक, PEC divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. The cells of this tissue are filled with reserve food material. इसके पास abundant reserve food है which is used for the nutrition of the developing embryo. इसलिए इसका बनना जरूरी है। अगर जायगोट पहले बनने लग गया तो उसके पास sufficient न्यूट्रिशन नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, यानी और भी टाइप्स होते हैं जो एनसीईआरटी ने नहीं दिए। तो इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या होता है, द पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन।
सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन यानी एक के बाद एक न्यूक्लियर डिवीजन ही होते जा रहे हैं, जिसको आप कहोगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, सक्सेसिव वर्ड बहुत जगह आता है, जैसे मैं इसमें भी सक्सेसिव वर्ड बोल रही थी, पर यहाँ मैं बोल रही थी साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस सक्सेसिवली हो रहे हैं। यहाँ मैं कह रही हूँ कि कैरियोकाइनेसिस ही कैरियोकाइनेसिस सक्सेसिवली हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं बस वर्ड देखा और कूद पड़े कि भाई यही सही ऑप्शन होगा। ढंग से स्टेटमेंट को पढ़ लिया करो। ओके, तो the pen undergo successive nuclear division to give rise to free nuclei. This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm. This is the most common type. पूछ लेंगे आपसे इन तीनों में से which is the most common type, so this is the most common type. Okay. Subsequently, अब ऐसा नहीं है कि इसमें सेल वॉल बनेगी नहीं, subsequently cell wall formation occur and the endosperm becomes cellular. बाद में इसको भी पूरा सेल्यूलर ही होना है, ठीक है, जो उसमें भी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, पेरीफेरी से होगी। क्लियर? सो द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। अब देखो एक छोटी सी लाइन है बीच में से, कहीं हो सकता है पूछ ले तुमसे कि जो न्यूक्लियाई का नंबर है वो वेरी करता है, अलग अलग में अलग अलग तरह का होता है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में थोड़े कम है, मीडियम है। ठीक है, एंड द कोकोनट वाटर मैंने आपको बताई दिया, इसको आप अलग से हाईलाइट कर देना, स्टार बना देना। कर्नल इज द वाइट पार्ट, कोकोनट वाटर इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, क्लियर? तो कोकोनट में आप जो खा रहे हो दैट पार्ट इज एक्चुअली द एंडोस्पर्म। किसी भी कोकोनट में जो व्हाइट पार्ट आप खाते हो, है ना, ये व्हाइट पार्ट इसका कर्नल है, और इसी व्हाइट पार्ट में मैं तुम्हें कह रही हूँ कि यहीं पर जहाँ पे कॉनिकल पार्ट होता है एक छोटा सा आपको एम्ब्रियो मिलेगा। तो ये तो होता है इसका एम्ब्रियो, और ये जो व्हाइट पार्ट है दिस इज कर्नल, दिस इज कर्नल। और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, अगर है, अभी पका नहीं है पूरी तरह से, तो दिस इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दैट इज कोकोनट वाटर। कर्नल क्या है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। जब चीज़ें याद ना रहें या इतना टाइम नहीं हो कि हम पूरा पढ़ सकें, तो उनको डायग्राम या चार्ट्स में बना के रख देने से फटाफट रिवीजन हो जाता है। क्लियर? ठीक है क्या? आगे बढ़ें, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में, अच्छा एंडोस्पर्म में एक पैराग्राफ और है बच्चों कि एंडोस्पर्म का फेट क्या होगा। ये जो एंडोस्पर्म बनाया है ना ओव्यूल के अंदर, जो सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म बना है, क्या ये एंडोस्पर्म हमेशा जब तक नया प्लांट नहीं बन जाता तब तक सीड के साथ रहता है? अब आप कोकोनट को भूल जाओ, कोकोनट तो बहुत बड़ा एंडोस्पर्म था। आप कोई नॉर्मल फ्रूट समझो, जैसे मान लो मक्का, हम लोग मक्का कॉर्न के दाने खाते हैं छोटे छोटे येलो कलर के, तो वो हर दाने में एंडोस्पर्म भी है, एम्ब्रियो भी है। वीट एंडोस्पर्म भी है, एम्ब्रियो भी है। ठीक है, तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो एंडोस्पर्म है ये एम्ब्रियो के साथ कब तक रहेगा? जब तक एम्ब्रियो इमर्ज होकर एक नया प्लांट नहीं बना देता तब तक, या पहले ही खत्म हो जाएगा? तो डू रिमेंबर, ये भी बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म के दोनों फेट हो सकते हैं। कुछ प्लांट्स में ये देखा गया है कि एंडोस्पर्म विल बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली, जब सीड मेच्योर हो रहा है, यानी एक तरह से जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है। ये जब कहाँ गया डायग्राम हमारा, ये रहा। अब जैसे धीरे धीरे मैं आपको कह रही हूँ कि ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, तो जब ये एम्ब्रियो बनाएगा तो उसको नरिशमेंट चाहिए, तो एंडोस्पर्म का नरिशमेंट ही ये यूज़ करेगा। धीरे धीरे ना एम्ब्रियो का साइज, अभी हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनी में, एम्ब्रियो का साइज इतना बढ़ जाएगा कि हाँ सब जगह एम्ब्रियो एम्ब्रियो आ जाएगा, और एंडोस्पर्म की सेल्स खत्म होती जाएंगी, इसको नरिशमेंट दे देंगी। कोकोनट इज द एक्सेप्शन, वहाँ पर तो बहुत बड़ा एंडोस्पर्म है, तो जब एम्ब्रियो पूरा बन गया तब तक भी आपको एंडोस्पर्म मिल रहा है। बट नॉर्मली अगर हम देखें, उसमें भी अगर हम डाइकॉट्स को देखें बच्चों, तो डाइकॉट्स में जनरली ऐसा होता है कि जब एम्ब्रियो अपना पूरा मेच्योर हो जाता है, बड़ा एम्ब्रियो बन जाता है, तो एंडोस्पर्म विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड। अब उसे एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं है, वो कहता है भाई अब मैं मेच्योर हूँ, अब वो सीड बन गया, सीड को मिट्टी में डाला, मिट्टी में जर्मिनेशन होगा और प्लूम्यूल रेडिकल से नया पौधा बन जाएगा। तो जब जर्मिनेशन हो रहा है, जब वो मिट्टी में पड़ा है, जब वो स्टोर्ड है, तब उसके पास एंडोस्पर्म नहीं है। पहले तो था पर अब नहीं है। तो ऐसे सीड्स कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, और वो जनरली कौन है? डाइकॉट। कैसे याद कराती हूँ मैं जनरली बच्चों को कि भाई डाइकॉट्स ने कहा डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइकॉट का मतलब कि अगर ये एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो के पास 2 कॉटिलिडन्स हैं। कॉटिलिडन्स पता है क्या होते हैं? अभी हम एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसमें आएगा कि कॉटिलिडन्स एम्ब्रियो का ही पार्ट है, यानी डिप्लॉइड है। एंडोस्पर्म तो ट्रिप्लॉइड है। एम्ब्रियो ये जो बड़ा होगा ना, ये एम्ब्रियो अपना साइज बढ़ाएगा, ये
तो इस पूरे बड़े व्हाइट कलर वाला एम्ब्रियो जब बढ़ेगा तो ये जब बढ़ेगा तो इसकी कुछ सेल्स नरिशमेंट रिजर्व करके रखेंगी, सारी सेल्स अपना खाना खर्च नहीं करेंगी, कुछ सेल्स जो कि थिक होंगी, स्वॉलन होंगी, फूली हुई होंगी, वो कहेंगी भाई तुम चिंता मत करो, हमारे पास न्यूट्रिशन है, जब तक जर्मिनेशन नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तो इसलिए एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स को डाइकॉट क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, तो क्योंकि उनके पास 2 डिपॉजिट्स हैं, अपने 2 एफडीज हैं, 2 सेफ डिपॉजिट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब हमें एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल है याद रखना कि जो डाइकॉट सीड्स हैं दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। क्यों? क्योंकि उनने खुद ही, एम्ब्रियो ने खुद ही अपने लिए 2 कॉटिलिडन्स बना लिए, इसलिए अब उसको एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो वो पहले ही पूरा एंडोस्पर्म यूज कर लेंगे जब मेच्योर हो रहा होगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मैचुरेशन क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम। एम्ब्रियो में भी स्टेजेस आएंगी, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नहीं होता जायगॉट से मोरूला, ब्लास्टोला, गेस्ट्रोला, अलग अलग स्टेज आती हैं, वैसे प्लांट में भी होता है बच्चों, जायगॉट से प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड देन मेच्योर एम्ब्रियो। तो जब ये एम्ब्रियो मेच्योर बन रहा है तो इट विल कंज्यूम द एंडोस्पर्म कंप्लीटली। तो ऐसा एम्ब्रियो के चारों तरफ जब सीड बनेगा तो आपको उस मेच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे सीड्स को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और वो कंजनरली किसके होते हैं? डाइकॉट्स के। बट इसका जस्ट ऑपोजिट होता है मोनोकॉट के केस में। अगर ये एक मोनोकॉट का एम्ब्रियो होता तो जब ये मेच्योर हो रहा है तो ये सिर्फ एक ही कॉटिलिडन बना पाता है, इसके पास एक ही एफडी है, तो इसने सोचा यार क्या पता मुझे आगे ज़रूरत पड़ जाए, तो ये ना अपने एंडोस्पर्म को धीरे धीरे यूज़ करता है, थोड़ा यूज़ करता है और पार्शियली उसको बचा के रखता है तब तक जब तक कि जर्मिनेशन ना हो जाए। तो अगर आप मोनोकॉट का एक मेच्योर सीड देखोगे, मेच्योर सीड का मतलब जिसके अंदर एम्ब्रियो मेच्योर हो चुका है, तो आपको उसमें एम्ब्रियो भी मिलेगा, एम्ब्रियो का एक कॉटिलिडन भी मिलेगा, प्लस एंडोस्पर्म भी वहाँ परसिस्ट करेगा, और वो बचा हुआ एंडोस्पर्म वो कब यूज़ करेगा? जब उसका जर्मिनेशन हो रहा होगा, है ना, यानी जब तक नया पौधा नहीं बन जाता तब तक वो एंडोस्पर्म उसको नरिशमेंट देगा, क्योंकि उनके पास एक ही कॉटिलिडन है, तो उन्होंने एंडोस्पर्म बचा लिया। ऐसे सीड्स को आप कहते हो एंडोस्पर्मिक सीड। सिंपल, ऐसे सीड्स को आप क्या कहते हो? तो नीट में आप देखना PYQs में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन जैसे क्वेश्चन आ जाता है इनमें से पहचानो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एंडोस्पर्मिक या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोस्पर्मिक। तो आधी प्रॉब्लम तो तुम्हारी मोनोकॉट डाइकॉट से ही सॉल्व हो जाएगी। तुम्हें पता है कौन डाइकॉट है कौन मोनोकॉट। अब किसी बच्चे को ये भी नहीं पता कि भाई डाइकॉट कौन है मोनोकॉट कौन, तो उसने फिर नीट की तैयारी अच्छी तरह नहीं की। शुरू से हर चैप्टर में मैं ये चीज़ बताती आई हूँ, बॉटनी से रिलेटेड चैप्टर में कौन डाइकॉट है कौन मोनोकॉट। जिसने शुरू से मेरे सेशंस अटेंड किए हैं उन्हें अब तक याद हो गया होगा लगभग कि कौन सी फैमिलीज डाइकॉट में आती हैं और कौन सी मोनोकॉट में आती है। ठीक है, ये सब जो हमारे सीरियल्स हैं, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, पाम ट्रीज हैं, कोकोनट है, ये सब किस में आते हैं? ये सब मोनोकॉट्स में आते हैं। ग्रासेस हैं, ये सब मोनोकॉट्स हैं। लिलिएसी फैमिली है, पूरी मोनोकॉट की फैमिली है। ठीक है, और बाकी जो आपकी हैं सोलेनेसी, फैबेसी, सारे लेग्यूम, चना, दाल, है ना, सारे प्रोटीन रिच जो होते हैं, और ब्रेसिकेसी, सरसों वगैरह, ये सब डाइकॉट्स में आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत इजीली आप देख सकते हैं व्हाट इज द फेट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में ईदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड, कौन कंज्यूम कर रहा है? डेवलपिंग एम्ब्रियो, बिफोर सीड मैच्योरेशन, सीड मैच्योर होने से पहले पहले ये पूरा यूज हो गया। ठीक है, और इट मे परसिस्ट इन द मेच्योर सीड, या सीड ने अपने लिए बचा कर रखा है आगे के लिए। ठीक है, एंड लिखा भी है देखो, इट मे परसिस्ट इन द मेच्योर सीड एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। कई बार बच्चे ये तो पढ़ लेते हैं कि नॉन एंडोस्पर्मिक क्या है और एंडोस्पर्मिक क्या है, बट ये छोटे छोटे लाइंस पढ़ने रह जाते हैं। तो मान लो नीट में आपसे ये पूछ लें कि भाई एंडोस्पर्मिक सीड में जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है उसे वो कब यूज करेगा? ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ एम्ब्रियो, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो सीधी सी बात है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जब सीड के जर्मिनेट करने का टाइम आ जाएगा तब वो अपने इस बचे हुए एंडोस्पर्म को यूज करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको देखना जरा एग्जाम्पल्स दिए हैं क्या बच्चों। मैंने आपको कहा जो कंप्लीटली कंज्यूम कर रहे हैं उनमें आएंगे डाइकॉट्स, और जो परसिस्ट कर रहे हैं उनमें कौन आएगा? जिनमें परसिस्ट हो रहा है उनमें आएंगे मोनोकॉट्स। ठीक है, तो देखो जरा ये डाइकॉट्स के एग्जाम्पल हैं क्या। डाइकॉट्स में पी आ गया, ग्राउंडनट आ गया, बीन्स आ गया, तीनों लेग्यूम्स हैं। तो हो सकता है नीट में लेग्यूम्स लिखा हुआ आ जाए, इतना लॉजिक तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। लेग्यूम्स यानी फैबेसी फैमिली डाइकॉट्स की होती है, तो बट ऑब्वियस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। जो भी आप ये खा रहे हो, आप ऐसा दिमाग लगा लो कि यार
ये दालों से, बीन से तो हमको प्रोटीन मिलता है, तो यहाँ तो न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा, नहीं, वो प्रोटीन मिलने का कारण अलग है, वो उसके कॉटिलिडन्स में स्टोर्ड है। एंडोस्पर्म यहाँ पे परसिस्ट नहीं करता बिकॉज दे हैव 2 कॉटिलिडन्स, ठीक है। जबकि मोनोकॉट में, ये देखो मोनोकॉट में एक तो कोकोनट आ गया, एंड सीरियल्स भी लिख लो, सीरियल्स, सारे जो सीरियल्स हैं ये सब मोनोकॉट्स हैं, तो इनमें कैसा सीड मिलेगा आपको, इन्हें अपना एंडोस्पर्म बचा के रखा है बिकॉज दे हैव ओनली 1 कॉटिलिडन, यानी दे हैव एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्लियर है क्या? यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है बच्चों, ये जो कैस्टर है ना, इसको आप हाईलाइट कर दो, ये अलग ही एक एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है देखना, कैस्टर जो है वो वैसे एक डाइकॉट है, कैस्टर एक डाइकॉट प्लांट है बच्चों। कैस्टर के सीड्स सुना है, कैस्टर ऑयल लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, इसको हिंदी में अरंडी बोलते हैं, अरंड का बीज है ना। तो कैस्टर ऑयल जो है या कैस्टर के जो सीड्स होते हैं, वैसे तो कैस्टर एक डाइकॉट प्लांट है, बट स्टिल इट इज एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीड्स रखता है ये, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेप्शन इन डाइकॉट्स। डाइकॉट्स के पास कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, बट कैस्टर एक डाइकॉट होते हुए भी कैसा सीड है, एंडोस्पर्मिक सीड है। इवन आपकी एनसीईआरटी में कैस्टर का डायग्राम भी है, देखो आगे आप जाओ थोड़ा, आपकी बुक में सीड के डायग्राम्स हैं, देखो उसमें से ये है ना, इसको लिख लो, दिस इज अ कैस्टर सीड, ये कैस्टर सीड है बच्चों, और कैस्टर सीड इज अ डाइकॉट। ये कैस्टर सीड दिखाया है आपको, कैस्टर सीड में ये अंदर पूरा उसका रेडिकल ब्लूम्यूल वगैरह दिखाई है, एक्सेस दिखाई है, और ये देखो ये एक और ये दूसरा कॉटिलिडन हो गया, ये एक ये दूसरा 2 कॉटिलिडन, और चारों तरफ जो डॉटेड टिश्यू दिखाया है, दिस इज एंडोस्पर्म। अगर ये डाइकॉट है तो उसके पास एंडोस्पर्म नहीं होना चाहिए, बट इट इज एक्सेप्शन इन डाइकॉट्स, ठीक है। ये आपको दिखाया है ग्राम सीड, ग्राम सीड भी डाइकॉट है, तो ये कैसा है, ये तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो यहाँ पे कोई वो नहीं दिखाया आपको, एंडोस्पर्म नहीं दिखाया, क्योंकि डाइकॉट सीड्स कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, इनके पास एंडोस्पर्म नहीं बचता। बना तो था, ऐसा मत समझना कि नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब एंडोस्पर्म था ही नहीं, एंडोस्पर्म तो था, बट इन्होंने पूरा यूज कर लिया, खा गई ये पूरा, उन्होंने कहा आगे के लिए है हमारे पास, हमारा से एफडी करवा रखी हमने 2 ऑलरेडी, ठीक है। तो जो, और ये जो कैस्टर सीड है ये डाइकॉट होते हुए भी कैसा है, डाइकॉट होते हुए भी ये एंडोस्पर्मिक है। ऐसी चीजें तुम डायग्राम्स में हाईलाइट कर दिया करो जिससे दिखे। अच्छा, कैस्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, कैस्टर के सीड्स में तुम देखना है किस तरह का प्रोजेक्शन दिखता है, इस प्रोजेक्शन को कहते हैं बच्चों कैरंकल। सिर्फ नाम पूछेंगे तुमसे और कुछ नहीं पूछते। कैरंकल थोड़ा सा स्पॉन्जी टिश्यू होता है, जब कैस्टर के सीड को जर्मिनेट करना होता है ना, तो कैरंकल वाटर वगैरह इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि कैस्टर का सीड का जो सीड कोट है ना बहुत हार्ड होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वाटर को, तो नेचर ने उसमें एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू बना दिया जो वाटर को सक करके अंदर पहुंचाता रहेगा, ठीक है। क्लियर? हर चीज़ का लॉजिक है, डिपेंड करता है कि हमें हमारे लेवल पर कितना पढ़ना है। अननेसेसरी नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि वो चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, तुम्हें तो नीट क्रैक करना है ना, तो उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरी है, ठीक। नाउ तो एक एक्सेप्शन तो मैंने तुमको किसका बता दिया बच्चों, कैस्टर का बता दिया। दूसरा एक्सेप्शन और सुन लो, यहाँ लिख रखा है या नहीं। दूसरा एक्सेप्शन है कि मोनोकॉट्स में, एक मोनोकॉट होता है बच्चों ऑर्किड, जिसके बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं, तो ऑर्किड एक मोनोकॉट होते हुए भी क्या है, मोनोकॉट्स कैसे होने चाहिए, एंडोस्पर्मिक होने चाहिए ना, बट ऑर्किड एक नॉन एंडोस्पर्मिक है। ऑर्किड के जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। तो ऑर्किड एक एक्सेप्शन हो गया मोनोकॉट्स का, और कैस्टर एक एक्सेप्शन हो गया डाइकॉट्स का। क्लियर? ध्यान रहेगा आप लोगों को, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेना, आप ऐसे इतना कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने कहाँ क्या बता दिया। मैं आपको कह रही हूँ कि जो डाइकॉट सीड्स हैं और जो मोनोकॉट सीड्स हैं, उनमें डाइकॉट सीड्स कैसे होते हैं, क्योंकि इनके पास 2 कॉटिलिडन हैं, इनको ज़रूरत नहीं है एंडोस्पर्म की, दे बिकम नॉन एंडोस्पर्मिक। क्योंकि मोनोकॉट के पास एक ही कॉटिलिडन है, इनको आगे तक एंडोस्पर्म की जरूरत पड़ने वाली है, सो दे आर एंडोस्पर्मिक। यहाँ पर एक्सेप्शन है कैस्टर, यहाँ पर एक्सेप्शन है ऑर्किड, ठीक है। बाकी जो मोनोकॉट्स हैं, सीरियल्स, कोकोनट, ये सब तो एंडोस्पर्मिक हैं, बट ऑर्किड कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक। यहाँ पर जो ग्राम है, पी है, लेग्यूम्स हैं सारे, ये सब कैसे हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन कैस्टर कैसा है, एंडोस्पर्मिक, ठीक है। क्लियर? इन चीज़ों को रटना नहीं है, समझ के याद रखोगे तो नीट में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। आगे क्या लिखा है, आगे तुमसे पूछ लिया
कि स्प्लिट अप सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पी, बीन, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस। हालांकि ऐसे दिखने से नहीं पता चलेगा तुमको, वी आर नॉट बॉटनिस्ट, या हमारे पास कोई ऐसा तो है नहीं कि हम पहचान लें कि अच्छा ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, ये डिप्लॉइड टिश्यू है, ठीक है। तो आपको तो एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स, बताओ फटाफट। व्हीट, राइस, मेज में एंडोस्पर्म परसिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक, आगे बढ़ें। दिस इज ऑल अबाउट द एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ रहे हैं ना। तो हमने ये तो देख लिया कि इस एक पीईसी ने एंडोस्पर्म कैसे बनाया। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, जैसे जैसे ये जो सेंट्रल सेल है, सिंगल सेल है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चल रहे हैं तो उसका साइज बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा जब खूब सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे, सेल्स बनने लगेंगी, तो इसका साइज भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे एंडोस्पर्म बनता है, चारों तरफ क्या है बच्चों, न्यूसेलस, तो न्यूसेलस डीजनरेट होने लग जाता है। और ये जो पूरी अंदर ओव्यूल के अंदर पूरी जगह है ना, ये पूरी जगह कौन ले लेता है, एंडोस्पर्म एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो एक तरह से जब एक सीड मैच्योर होता है, जब ओव्यूल सीड में बदलता है, तो उसके अंदर आपको न्यूसेलस नहीं मिलेगा। ओव्यूल की सारी चीज़ें सीड में मिलेंगी, माइक्रोपाइल मिलेगा, फ्यूनिकल मिलेगा, हाइलम मिलेगा, लेकिन ओव्यूल में जो न्यूसेलर सेल्स हैं दे बिकम डीजनरेट। अब उनका कोई काम नहीं है, उनका काम था नरिशमेंट प्रोवाइड करना, बट वो बिफोर फर्टिलाइजेशन था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो ये काम करने के लिए नया टिश्यू बन रहा है, दैट इज एंडोस्पर्म। तो डू रिमेंबर, जैसे जैसे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, ये जो न्यूसेलस है, ये क्या हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाता है। बट इसका भी एक्सेप्शन है जो तुम सीड में पढ़ोगे, कि कुछ बहुत ही कम एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें कि क्या होता है, जैसे काली मिर्च, ब्लैक पेपर के सीड में क्या होता है कि अगर ये काली मिर्च का बीज है, सब डालते होंगे चाय वगैरह में, घर में होगी काली मिर्च, है ना। तो काली मिर्च के बीज में बॉटनिस्ट ने जब स्टडी किया तो उनको क्या मिला कि अंदर एक पेरीफेरी पर पतली सी लेयर रह गई है, और वो लेयर न्यूसेलस की ही सेल्स है। वो कैसे पता करते हैं, वो उनका तरीका है, बॉटनिस्ट कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा टिश्यू है, बट यस, वहां पर रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस देखे गए हैं। तो वैसे मोस्टली तो क्या हो जाता है, न्यूसेलस डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेट मोस्टली, बट इन सम केसेस रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस रह जाते हैं। और अगर इसके रेमनेंट रह जाते हैं ना बच्चों, तो इसको नाम दिया गया है पेरिस्पर्म। अब कई बार क्या करते हो आप नीट में, एंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म बड़े मिलते जुलते से नाम लगते हैं, बट कितना अलग है। एंडोस्पर्म तो एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, पेरिस्पर्म न्यूसेलस से बना है, तो ये तो डिप्लॉइड है, एक पतली सी लेयर की फॉर्म में है जो डीजनरेट नहीं हो पाया पूरी तरह से। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने तुम्हें पेरिस्पर्म का, एक तो काली मिर्च, ब्लैक पेपर के सीड में ऐसा होता है, और चुकंदर खाइए सबने, बीटरूट, हम तो चुकंदर का वेजिटेटिव पार्ट खाते हैं या फ्रूट खाते हैं, हम तो वेजिटेटिव पार्ट खाते हैं ना उसका, वो ऊपर की तरफ निकला रहता है, एक तरह से लीफ है जो आप खा रहे हो, वो उसका स्टेम है, और नीचे जो ब्राउन कलर के होते हैं स्ट्रक्चर्स वो उसकी रूट्स हैं। तो वहाँ आप तो वेजिटेटिव पार्ट खा रहे हो चुकंदर का, बट अगर उसमें फ्लावरिंग हो, सीड बने, तो उसके सीड्स में भी पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं पेरिस्पर्म के, ब्लैक पेपर और बीटरूट, जो आपको ध्यान रखना है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर। 12th में मैं साथ साथ में बताती जाती हूँ कि कहाँ जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ भाई इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे बोर्ड वाले बच्चे भी स्पेशली ध्यान रखें। देखो बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं ना, कई सारे बच्चों के मन में होता है कि मैम हम नीट की तैयारी और बोर्ड की साथ में कैसे करें। तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट मेकिंग है ना, वो तो सेम है, सिलेबस तो सेम ही है, बस एक ही चीज़ है जो वेरी करती है कि बोर्ड्स में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू हैव टू डिस्क्राइब, एंड नीट में 4 ऑप्शंस में से एक चूज करना है। तो कॉन्सेप्ट मेकिंग तो अपनी अच्छे से करो ना, वहाँ तो आपको चाहे बोर्ड देना है चाहे नीट देना है, ये सोच के मत पढ़ो कि मैं बोर्ड देने वाला हूँ या नीट। यहाँ तो आप टॉपिक को समझने के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ो। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगी। जो बच्चा सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो सब्जेक्टिव की क्वेश्चन करेगा, जो नीट के लिए भी कर रहा है वो साथ साथ में एमसीक्यूज करेगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस में डिफरेंस आता है, बाकी कॉन्सेप्ट सारे वही रहते हैं। ठीक, आगे बढ़े क्या। नाउ कहाँ पर थे हम, हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि अब एक तरह से ये जो दोनों अंदर टिश्यू है ना, ये एंडोस्पर्म बना रहा है, ये ग्रीन वाला एम्ब्रियो बनाएगा, ये बढ़ता जा रहा है, और न्यूसेलस क्या हो गया, लगभग डीजनरेट हो गया है। ठीक है, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि एंडोस्पर्म कैसे बना, फ्री न्यूक्लियर, सेल्यूलर, हेलोबियल,
उसके साथ साथ में जो एम्ब्रियो बन रहा है उसकी कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी यहाँ पे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फाइनली एक मैच्योर एम्ब्रियो कैसे बनेगा और उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। एम्ब्रियो के भी खुद के पार्ट्स होते हैं, जो आप बोलते हो ना रेडिकल, प्लूम्यूल, ये किसके पार्ट हैं बच्चों, ये एम्ब्रियो के ही तो पार्ट हैं। जब आप बोलते हो कि एक सीड जर्मिनेट कराते हैं हम, तो सीड में से रेडिकल से रूट बनती है, प्लूम्यूल से शूट बनता है। तो रेडिकल और प्लूम्यूल क्या है, वो डिप्लॉयड टिश्यू हैं, वो एम्ब्रियो का पार्ट है जिनसे शूट और रूट बनना है। और प्लूम्यूल और रेडिकल के अलावा जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं एम्ब्रियो की, वो क्या है, वो उसका रिजर्व फूड है जिसको आप कहते हो कॉटिलिडन्स। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ोगे ना तो बॉटनी तुम्हें उलझाएगी नहीं। तो सेकेंड आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखें ज़रा क्या लिखा है, सीधी सी बात है, एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होगा, इसको भी तुम रटने बैठोगे क्या, माइक्रोपाइलर एंड पर, क्योंकि जाइगोट कहाँ है, माइक्रोपाइल पर, क्योंकि एग कहाँ है, माइक्रोपाइल पर। ठीक है, तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मोस्ट जाइगोट, दोबारा वही लाइन आ गई, मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। पहले नहीं बना, बाद में बना। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड assured न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि पहले खाने पीने का इंतजाम कर लिया है, फिर एम्ब्रियो को बनाने की तैयारी शुरू होगी। ठीक, दो, अब यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि जब हम मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है वो सीड में ही तो होता है। सीड के बेसिस पे तो आपने दो कैटेगरीज बनाई हैं, मोनोकॉट प्लांट्स और डाइकॉट प्लांट। मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन, यानी कॉटिलिडन्स के नंबर के बेस पर। तो सीड जो है वो तो बहुत डिफर करता है मोनोकॉट और डाइकॉट का। एक के पास 2 एफडी हैं, 2 कॉटिलिडन है, एक के पास एक ही एफडी है, एक ही कॉटिलिडन है, एक में एंडोस्पर्म नहीं बचा, एक में बचा है। तो सीड का स्ट्रक्चर तो ग्रेट डिफरली, लेकिन जब इस सीड के अंदर एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ था, जाइगोट से 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल स्टेज बनेगी, तो वो बहुत हद तक सेम ही होती है। क्या लिखा है यहाँ पर कि दो द सीड डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट। उसमें भी सारी स्टेजेस नहीं बच्चों, अर्ली स्टेजेस, बाद में तो डिफरेंस आएगा ही, तभी तो आप बोलोगे एक के पास 2 कॉटिलिडन है और एक के पास एक ही रह गया। ओके, और यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया क्या, एम्ब्रियोजेनी। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सिंपल। नाउ मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था ना, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोजेनी, प्लांट की जो एम्ब्रियोलॉजी है उसको स्टडी करने के लिए मेन क्रेडिट किसको जाता है, जिनका नाम है साइंटिस्ट का पंचनन माहेश्वरी। ठीक है, उन्हीं ने ये सारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की नॉलेज हमें दी थी। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिया है जिसमें स्टेजेस दिखाई हैं एम्ब्रियोजेनी की। ठीक है, इन अ डाइकॉट एम्ब्रियो। अब पहले इन्होंने डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में समझा है, बट हम पैरेलल समझेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, दोनों में जो अर्ली स्टेजेस हैं वो सिमिलर है। देखो ये डायग्राम दिया है क्या, पहले ही दे दिया है डायग्राम, जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक है उसके बाद, बट दिस डायग्राम इज एक्चुअली द डायग्राम ऑफ एम्ब्रियोजेनी। आप इस डायग्राम के ऊपर लिख सकते हैं दिस इज एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताया है। अब देखो ये आपको एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक दिखाया है। ठीक है, ये सब तो डीजनरेट हो जाएंगी, सिर्फ रह जाएगा जाइगोट और ये बड़ी सी पीसी जो अब हम समझ चुके हैं एंडोस्पर्म में बदल चुकी है। अब ये जाइगोट को निकाल लिया बाहर, इस जाइगोट को बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये अगर जाइगोट लिया है तो ये माइक्रोपाइलर एंड है, चैलेंजल एंड है ना, तो जाइगोट में भी ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेंजल एंड है। ठीक, तो यहाँ पर पहले मैं तुमको एक खुद डायग्राम बना के बता रही हूँ कि अगर ये एक जाइगोट है जिसमें हम कह रहे हैं कि ऊपर वाला माइक्रोपाइलर एंड है, नीचे वाला चैलेंजल एंड है, दिस इज अ जाइगोट। तो होता क्या है बच्चों, ये जाइगोट जो सबसे पहला डिवीजन करता है ना, फर्स्ट माइटोसिस ही होंगे यहाँ पर, क्योंकि जाइगोट भी 2n है, एम्ब्रियो भी 2n बनाना है। तो जो फर्स्ट माइटोसिस होता है, उस फर्स्ट माइटोसिस से देखना जरा क्या होता है, 2 सेल्ड स्टेज आती है। कोई फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं करने, साथ साथ में सेल बनानी है, पर यहाँ पर एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल बनती है, जस्ट लाइक सेल्यूलर हेलोबियल एंडोस्पर्म। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर दिख रहा है आपको डायग्राम में, एक बड़ी सेल बनाई है, एक छोटी सेल, वही बड़ी सेल माइक्रोपाइल की तरफ, छोटी चैलेंजर की तरफ। ठीक, तो न्यूक्लियर डिवीजन तो इक्वली हुआ, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस है वो अनइक्वल हुआ। ठीक है, अब सुनना ये क्यों बड़ी सेल और छोटी सेल बनी। ये जो बड़ी सेल बनी है ना बच्चों, इस सेल को कहते हैं बेसल सेल। इसका नाम है बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। अब यहाँ पर एक बड़ा
यूनिक सा स्ट्रक्चर बनेगा, सस्पेंसर पढ़ेंगे हम क्यों। और ये जो छोटी सेल है, इस सेल का नाम है अपाइकल सेल। ये थोड़ा सा पॉइंटेड पार्ट है ना जायगोट का इस तरफ, इसलिए इसको अपाइकल कह दिया। अब बाकी देखा जाए तो ये चालीजा की तरफ है, और चालीजा रिप्रेजेंट बेस ऑफ द ओव्यूल, है ना। तो बॉटनी में इस तरह की बहुत लेबलिंग्स हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज अपाइकल सेल या एम्ब्रियो सेल, इसको एम्ब्रियो सेल कहते हैं, छोटी वाली सेल को। अब कैसे होता है डेवलपमेंट देखना। फर्स्ट माइटोसिस तो हो गया। अब ये जो बड़ी सेल है ना, ये अलग स्ट्रक्चर बनाएगी और छोटी सेल अलग स्ट्रक्चर बनाएगी। देखो कैसे, ये जो यहाँ पर नाम नहीं लिखे हुए दोनों के तुम लिख लेना है, जो मैंने नाम लिखे हैं तुम भी लिख लेना, बड़ी सेल का नाम और ये छोटी सेल का नाम वहीं लिख लो अपनी एनसीईआरटी में। अब क्या हुआ कि ध्यान से देखना, ये जो बड़ी सेल है, ये बड़ी सेल बच्चों, ये जो बड़ी सेल है, ये बड़ी सेल ये पूरा स्ट्रक्चर बना रही है, इस बड़ी सेल से बनाए। ये वाली नहीं है ओनली बड़ी सेल, इस बड़ी सेल ने डिवाइड किया, डिवाइड करके नीचे इस तरह सेल ऐड होती गई और एक लंबा सा स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, सस्पेंसर। इसीलिए इस सेल का नाम है सस्पेंसर। अब सुनो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो छोटी सेल है ना बच्चों, ये छोटी सेल भी डिवाइड करेगी और ये डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगी, ठीक है। तो हमने बड़ी सेल को एम्ब्रियो में क्यों इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि अगर ये दोनों यहीं पर डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाती रहती, बढ़ती रहती है ऐसे गोल 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 गोल, तो यहाँ पूरे में एंडोस्पर्म है ना, है कि नहीं। एंडोस्पर्म वाला डायग्राम देखो तुम, हम कह रहे हैं कि अगर यहीं पर बस एम्ब्रियो बढ़ता रहता है ना, तो ये पूरा एंडोस्पर्म है, यहाँ तक एम्ब्रियो इधर वाले पार्ट तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाता, और इधर का तो नरिशमेंट इसको मिल जाता, पर इधर का कैसे मिलता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है तो डेवलप करने के साथ साथ थोड़ा नीचे की तरफ आता जाए, नीचे मतलब एंडोस्पर्म की तरफ आता जाए। कोई भी जो भी जैसा भी, अगर हो सकता है किसी ओव्यूल में माइक्रोपाइल नीचे है तो जायगोट नीचे होगा, फिर उसको बढ़ते वक्त ऊपर की तरफ जाना है। मतलब ऊपर नीचे नहीं बोलना, हमें बोलना है कि जब एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो एम्ब्रियो हैज़ टू पुश टुवर्ड्स एंडोस्पर्म, जहाँ भी एंडोस्पर्म है उसकी तरफ उसको धकेलने वाला कोई चाहिए। तो इसलिए नेचर ने क्या किया कि पहले डिवीजन से 2 सेल बना दी। एक सेल को कहा तुम्हारा काम है डेवलपिंग एम्ब्रियो को धक्का लगाना, किसकी तरफ धक्का लगाना, एंडोस्पर्म की तरफ, जिससे वो आराम से उससे नरिशमेंट ले सके। तो ये जो बड़ी वाली सेल है बच्चों, जो कि इस तरफ होती है, माइक्रोपाइल की तरफ होती है, वो लगातार ऐसे सेल्स ऐड करती है, और जो छोटी सेल है जो एम्ब्रियो बना रही है वो लगातार ऐसे नीचे की तरफ एंडोस्पर्म के अंदर घुसती जाती है, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सस्पेंसर लिख लो, टू पुश द एम्ब्रियो टुवर्ड्स एंडोस्पर्म, ऊपर नीचे आगे पीछे जहां भी एंडोस्पर्म है, सस्पेंसर का काम है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ धकेलना, ठीक है। और एम्ब्रियो, ये जो छोटी सेल है, ये लगातार डिवाइड करके अलग अलग शेप ऑफ एम्ब्रियो बनाएगी। कैसे बनाएगी देखना। अब मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो बड़ी सेल है, हम इन दोनों का कलर अलग कर देते हैं, एक मीटर को, ये छोटी सेल का कलर मैं वाइट कर देती हूँ, ठीक है। ये बड़ी सेल हो गई, ये छोटी सेल हो गई। अब ये जो बड़ी सेल है ये तो क्या करेगी, ये तो बनाएगी इस तरह का एक स्ट्रक्चर। सब सेल्स ही हैं ये, बस उनके पैटर्न अलग अलग है अरेंज होने का। ये बड़ी सी, इसमें भी सस्पेंसर में भी एक बहुत बड़ी सेल होती है, बाकी सारी छोटी छोटी होती है, इन सबके अलग अलग नाम होते हैं, बट वो आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। तो ये जो पूरा बन गया, ये पूरा स्ट्रक्चर तो क्या कहलाएगा, सस्पेंसर। और ये जो छोटी सेल है जो मैंने व्हाइट कलर से बनाई है, ये क्या करेगी देखना, ये डिवाइड करके एक 4 सेल्ड स्टेज में आ जाएगी। पहले इस स्टेज को कहते हैं प्रो एम्ब्रियो, दिस इज प्रो एम्ब्रियो, ठीक। और इस स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, पूरे स्ट्रक्चर को हम, दिस इज कॉल्ड सस्पेंसर। फंक्शन मैंने वहां लिख दिया है, तुम यहाँ पर भी लिख लेना अगर अलग से बनाते हो तो। सबकी प्लॉइडी 2n है, सब जायगोट से बन रही हैं सेल्स, क्लियर। अब ये तो जब ये सस्पेंसर बन रहा होता है तो प्रो एम्ब्रियो में कैसे डेवलपमेंट चल रहा होता है समझना। सस्पेंसर तो ठीक है बन गया, डिवीजन कंटिन्यू है, सस्पेंसर को ज़्यादा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सस्पेंसर है, इसने जितना धकेल सकता था एंडोस्पर्म को, इसने एम्ब्रियो को धकेल दिया। अब प्रो एम्ब्रियो क्या करता है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएगा। तो जब 8 या 16 या 32 सेल्ड स्टेज आ जाती है ना, तो एक ग्लोब्यूलर सा एम्ब्रियो, गोल सा एम्ब्रियो दिखने लगता है। इसको आप कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या कह देते हैं इसको आप, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। तो आप एम्ब्रियो की स्टेज समझ रहे हैं, जैसे ह्यूमन में होता है जायगोट, मोरूला, ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला, ऐसे यहाँ जायगोट से पहले 2 सेल बनी, फिर प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब
यहाँ तक की स्टेज आर कॉमन इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। यहाँ तक प्लांट को फर्क नहीं पड़ता कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है। ये सारा डेवलपमेंट इज कॉमन इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। मोनोकॉट हमेशा बाद में लिखते हैं, मोर एडवांस है मोनोकॉट, या भूल गए प्लांट किंगडम में पढ़ा था, पहले मोनोकॉट नहीं आते क्लासिफिकेशन में, मोनोकॉट बाद में आते हैं। मोनोकॉट आर मोर एडवांटेजियस, हमने मतलब नॉट एडवांटेजियस, मोनोकॉट्स आर मोर एडवांस हमने पढ़ा है। एनाटॉमी में भी कुछ पॉइंट्स बताए मैंने, फोटोसिंथेसिस में भी बताया है। C4 प्लांट ज़्यादातर मोनोकॉट्स में होता है, ठीक है। C4 साइकिल ज़्यादातर मोनोकॉट्स में होता है, ठीक है। तो अभी तक की स्टेजेस तो सेम चल रही थी। अब जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है, ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो अगर ये डाइकॉट प्लांट है तो ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो क्या करेगा देखना। तो ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, मैं यहाँ पर दो पार्ट्स कर दूँ क्या इसके, कि अगर डाइकॉट होगा तो क्या होगा और मोनोकॉट होगा तो क्या होगा। अगर डाइकॉट है तो क्या होगा और अगर मोनोकॉट है तो क्या होगा। अगर ये डाइकॉट प्लांट है तो ये रहा सस्पेंसर, और ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है बच्चों, इसमें एक यहाँ पर एक डिप्रेशन होने लगेगा, एक बीच में इनके दरार आने लगेगी एंड इट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ये सब सेल्स हैं, डिवाइड कर रही हैं लगातार, ठीक है। ये इस तरह का शेप ले लेगा एम्ब्रियो, इसको कहते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। बिल्कुल हार्ट शेप लग रहा है ये, दिस इज कॉल्ड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है। और फिर जब हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाएगा तो उसके बाद फाइनली ये मैच्योर एम्ब्रियो बना लेगा। और मैच्योर एम्ब्रियो बनने तक ना सस्पेंसर डीजनरेट भी होने लग जाता है, ये देखो, क्योंकि सस्पेंसर का काम क्या था, डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में धकेलना, वो ऑलरेडी धकेल चुका है, अब सस्पेंसर की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा है ना, वो डीजनरेट हो जाएगा तो एम्ब्रियो को और जगह मिलेगी बढ़ने के लिए। इसलिए देखो एनसीईआरटी में जब बिल्कुल मैच्योर एम्ब्रियो दिखाया है तो सस्पेंसर को बिल्कुल डीजनरेट कर दिया है, डीजनरेटेड सस्पेंसर। अब नहीं है सस्पेंसर की ज़रूरत, पूरी जगह किसने ले ली, ये देखो हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद एक मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। बस इतना सा फर्क है मैच्योर एम्ब्रियो और हार्ट शेप एम्ब्रियो में कि एक तो साइज बढ़ जाता है मैच्योर एम्ब्रियो का, और ये जो दोनों हार्ट शेप स्ट्रक्चर, जो दोनों इसके हैं स्ट्रक्चर्स, ये दोनों एक तरफ मुड़ जाते हैं, जिससे आराम से जगह मिल सके एम्ब्रियो को ग्रोथ करने के लिए। तो आपको कुछ ऐसा एम्ब्रियो दिखेगा, ये वाला जो पार्ट है वो मैंने यहाँ बना दिया, और ये दोनों इधर मुड़ गए, तो मुड़ के वो कैसे दिखाओगे आप, ये रहा एक पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट। समझ गए आप बात को, मिनट रुको जरा, ये रहा एक पार्ट और ये रहा दूसरा पार्ट, क्लियर है क्या। तो ये दोनों कॉटिलेडन्स हैं और ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अभी हम इसका अलग से पढ़ेंगे डायग्राम, मैच्योर एम्ब्रियो कैसा होता है, बट दिस इज अ मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। ये दोनों कॉटिलेडन्स इधर मोड़ दो चाहे इधर मोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। तो ये तो डाइकॉट ने किया। अगर ये एक मोनोकॉट का प्लांट होता तो यहाँ तक तो सब कुछ एज इट इज चल रहा था, जाइगोट, अपाइकल सेल, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। मोनोकॉट में हार्ट शेप स्टेज नहीं आती, यही कारण है कि मोनोकॉट्स के पास एक ही कॉटिलेडन होता है। यहाँ पर डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली एक ही स्टेज आती है सीधा, ये सस्पेंसर डीजनरेट हो गया और ये सीधा मोनोकॉट एम्ब्रियो बना देता है। दिस इज अ मोनोकॉट एम्ब्रियो। इसका कैसा शेप होता है, क्या होता है, वो हम मैच्योर एम्ब्रियो में पढ़ेंगे अलग से। इसमें कोई हार्ट शेप स्टेज नहीं आई। तो आपसे पूछ लेंगे विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, तो दैट इज हार्ट शेप स्टेज। बाकी तो सब है, जाइगोट है, प्रो है, ग्लोब्यूलर है, मैच्योर है। हार्ट शेप स्टेज इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, ठीक है। दिस हार्ट शेप स्टेज इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। Otherwise, early stages of embryogeny are similar in both monocot as well as dicot, ठीक है, क्लियर है क्या। अब समझ में आ गया यहाँ तक का डेवलपमेंट। तो अब फाइनली जब मैच्योर एम्ब्रियो बन गया, अगर डाइकॉट है तो डाइकॉट ने बना लिया, मोनोकॉट है तो मोनोकॉट ने बना लिया। तो अब आपको ये समझना है कि इन दोनों के मैच्योर एम्ब्रियो में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, इसमें कौन सा पार्ट किसको इंडिकेट कर रहा है और इसमें किसको इंडिकेट कर रहा है। इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड्स में भी और नीट में भी कई बार पूछे गए हैं। दिस इज मोनोकॉट एम्ब्रियो, दिस इज जहाँ पे दो कॉटिलेडन दिख रहे हैं वो कौन सा है, डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। तो अब हम जरा इन दोनों का स्ट्रक्चर देख लें, क्या फर्क है दोनों में। ये है मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। देखो जरा, बल्कि एक
काम करें क्या हम, चलो ठीक है ऐसे समझ लेते हैं। ओके देन अच्छा एक चीज़ और देखना, यहाँ पर एक बार इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लें ज़रा हम। तो हमने स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी तो देख ही लिया, आगे क्या लिखा है, द जायगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, इन्होंने प्रो एम्ब्रियो लिख दिया, एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड देन मेच्योर एम्ब्रियो। तो इन्होंने ये डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी की स्टेजेस बताई हैं, और हार्ट शेप के लिख दो तुम एब्सेंट इन मोनोकॉट। मोनोकॉट्स में भी सेम स्टेजेस रहेंगी, बस हार्ट शेप स्टेज नहीं दिखानी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जब यहाँ लिखा है तो देखो प्रो एम्ब्रियो वर्ड लिखा है, लेकिन डायग्राम में इन्होंने सीधा जायगोट के बाद आपको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो दिखा दिया, प्रो एम्ब्रियो दिखाया नहीं। तो तुम जस्ट लिख लेना, मैंने बताया जो 4 सेल्ड स्टेज आती है, 4 to 8 सेल्ड स्टेज आती है, ठीक है। पहले प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप और फिर मैच्योर। क्लियर, दीज आर द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी। क्लियर, now we have to see the difference in dicot and monocot embryo। अगर हम डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करें तो लिखा है, अब देखो पहले तो तुम दिमाग में एक बात बिठा लो कि एम्ब्रियो का मतलब क्या, एम्ब्रियो का मतलब वो जो आगे जाकर मेन प्लांट बनाएगा, जो नया पौधा बनेगा वो एम्ब्रियो से ही तो बनेगा, ना एंडोस्पर्म से बनेगा, ना कोई ओव्यूल के सीड से बनेगा, वो तो एम्ब्रियो से ही बनेगा। तो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में आपको क्या देखना है, आपको एम्ब्रियो में पता होना चाहिए रेडिकल कहाँ है, प्लूम्यूल कहाँ है, और उसका रिजर्व फूड यानी कॉटिलेडन कहाँ है। मेनली ये 3 चीज़ें तो हुई एम्ब्रियो के पास, रेडिकल, प्लूम्यूल और कॉटिलेडन्स। जनरली आप अगर डाइकॉट एम्ब्रियो को देखोगे तो कॉटिलेडन दोनों एक तरफ रहते हैं, और ये जो पूरा पार्ट है इसमें ऊपर का टिप है प्लूम्यूल, नीचे का है रेडिकल। ऊपर नीचे से मतलब जहाँ से दोनों कॉटिलेडन मुड़ रहे हैं उस टिप को बोलते हैं प्लूम्यूल। और एक तरह से देखो यहाँ पे डायग्राम घुमा दिया, पहले मैं बना रही थी कि ये सस्पेंसर है ना, डीजनरेट हो गया था, तो मैंने तुमको कहा था कि मैच्योर एम्ब्रियो का मतलब ये 2 कॉटिलेडन्स इधर मुड़ गए, तो मैं अगर ये कॉटिलेडन इधर मुड़ गए तो ये इनका टिप है ना यहाँ से निकले हैं, तो ये प्लूम्यूल हुआ और ये रेडिकल हुआ बच्चों, है ना। तो रेडिकल हमेशा सस्पेंसर की तरफ वाला होता है। अब सस्पेंसर तो खत्म हो चुका, अब इन्होंने इस डायग्राम को ऐसे कर दिया, 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो रेडिकल चला गया नीचे, प्लूम्यूल आ गया ऊपर और कॉटिलेडन्स चले गए इधर। तो हो सकता है नीट में ये वाला डायग्राम देके तुमसे लेबलिंग पूछ लें या ये पूछ लें। तो तुम्हें कैसे याद रखना है, जहाँ से दोनों कॉटिलेडन अराइज हुए हैं वो टिप क्या है, प्लूम्यूल, और उसका ऑपोजिट एंड क्या है, रेडिकल, ठीक है। ये मतलब ये वाला पार्ट, दिस इज प्लूम्यूल, ठीक। तो जिस एक्सिस पर प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं ना बच्चों, उस पूरी एक्सिस को, ये जो पूरा एक्सिस है, इस पूरे एक्सिस को बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। मैं इस डायग्राम में कॉटिलेडन्स को यहाँ से हटा रही हूँ, कॉटिलेडन्स को इधर लेबल कर रही हूँ। ये हैं 2 कॉटिलेडन्स, हमेशा 2 कॉटिलेडन्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है जिसमें प्लूम्यूल आ गया, जिसमें रेडिकल आ गया, रेडिकल को कवर करती हुई रूट कैप भी देखो अभी से बन गई, इस पूरे को कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, मेन एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो प्लूम्यूल रेडिकल समझ में आ गए क्या होते हैं। जब हम मॉर्फोलॉजी में रूट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना, रूट के टिप को रूट कैप कवर करके रखती है। तो देखो वो रूट कैप बाद में नहीं बनी, वो रूट कैप एम्ब्रियो में ही बन के तैयार है, कि जब रेडिकल से रूट निकलेगी तो वो रूट कैप के साथ ही निकलेगी कि कहीं सॉइल उसको डैमेज ना कर दे, ठीक है। तो रूट कैप भी एम्ब्रियो में ही बन जाती है। मान लो ये दोनों स्ट्रक्चर आ जाए, तुम ऊपर को रूट कैप लेबल कर दो, नीचे को रेडिकल कर दो, तो गलत हो जाएगा, है ना। रूट कैप तो रेडिकल को कवर करती हुई होगी, सबसे टिप पर ही होगी, ओके। तो प्लूम्यूल और रेडिकल तो याद रखना ही रखना है। इसके अलावा 2 लेबलिंग सब और सुन लो तुम। ये जो पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में हम टिप को बोल रहे हैं प्लूम्यूल, इस टिप को बोल रहे हैं रेडिकल, है ना। चाहो तो तुम इस डायग्राम में छोटा सा यहाँ पर ऐसे ध्यान रखना बस कि ये डीजनरेटेड सस्पेंसर है, चलो बनाओ तो मत, रहने दो, बस ध्यान रखना, वो बनाया मैंने उससे, ठीक है। मान लो तुमसे पूछ ले रेडिकल किस तरफ होता है, तो रेडिकल इज टुवर्ड्स द सस्पेंसर, ठीक। हाँ, तो मैं तुम्हें कह रही थी टिप हो गया रेडिकल, एक टिप हो गया प्लूम्यूल। अब ये जो बीच वाला पूरा टिश्यू है ना, उसमें से जो रेडिकल के पास वाला रीजन होता है इसको तो बोलते हैं बच्चों हाइपोकोटाइल, और जो प्लूम्यूल के पास वाला रीजन होता है, ये पूरा रीजन, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। बहुत आसान है, एपी यानी ऊपर, हाइपो यानी नीचे। रूट नीचे होती है तो रूट के पास वाला रीजन हाइपोकोटाइल और प्लूम्यूल के पास वाला रीजन एपिकोटाइल। ये तुम्हें यहाँ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जब सीड जर्मिनेशन पढ़ते हैं
तब ये ज़्यादा काम आते हैं। कि ध्यान है, थोड़ा सा मैंने प्लांट ग्रोथ पढ़ाते वक्त बताया था कि सीड जर्मिनेशन में एपीजियल हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है, उसको समझने के लिए ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ तो आपको बस लेबलिंग भर याद रखनी है। तो देखो क्या लिखा है, अ टिपिकल डायकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट, दो ही चीज़ें होंगी एम्ब्रियो में, एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस दिस वन, और एक तरफ कॉटिलिडन्स, क्योंकि हम डायकॉट की बात कर रहे हैं तो 2 कॉटिलिडन्स। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, अब हाँ, यहाँ पर इस एपिकोटाइल को डिफाइन कैसे करते हैं देखना, कि जब ये कॉटिलिडन्स ऐसे मुड़ने लगे, ठीक है, तो जब ये कॉटिलिडन ऐसे मुड़ रहे हैं, मान लो यहीं तक है कॉटिलिडन, तो जो लेवल, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पार्ट कॉटिलिडन्स के ऊपर है वो एपिकोटाइल, और जो पार्ट कॉटिलिडन्स के नीचे है वो हाइपोकोटाइल। ठीक है, हालांकि जब पूरा बन गया तो आप नहीं कह सकते कि मैम ये नीचे कैसे हुआ, ये ऊपर कैसे हुआ, तो जब वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं उसके बेसिस पर ही हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैसी डेफिनेशन लिखी है देखना, द पोर्शन ऑफ एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, दिस इज कीवर्ड, अबव द लेवल, अगर ये कॉटिलिडन यहाँ तक है, मैं तो ऐसे याद करवाती हूँ, तो अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज द एपिकोटाइल। एपिकोटाइल किस पर टर्मिनेट होगा, प्लूम्यूल पर, जिसको कि शूट टिप, मतलब शूट टिप या स्टेम टिप भी कह सकते हो। एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये रहा द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स, बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज कॉल्ड hypocotyl that terminate at its lower end in the radicle, जिसको आप रूट टिप कह सकते हो। The root tip is further covered with a root cap। तो देखो कितना सा अंतर है, नीट में हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। रेडिकल है रूट टिप और रूट टिप को कवर कर रही है रूट कैप। ठीक है, तो एपिकोटाइल टर्मिनेट विद प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट विद रेडिकल, सिंपल। ठीक है क्या, तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, डाइकॉट एम्ब्रियो का। अब अगर मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हमें देखना है तो देखो जरा, यहाँ से जरा बाद में पढ़ेंगे, एक बार डायग्राम में देखें। अब ध्यान से समझना, वहाँ हम कह रहे थे डाइकॉट के एम्ब्रियो में कि जैसे मान लो इन्होंने ना इसको एम्ब्रियोनल एक्सेस माना है इस पूरे को, तो वहाँ हमने ऐसे एम्ब्रियोनल एक्सेस बनाई थी, ये रूट कैप, ये रेडिकल, ये हाइपोकोटाइल, ये एपिकोटाइल, और यहाँ से हमने इधर मोड़ दिए थे दोनों कॉटिलिडन्स, है ना, इसको प्लूम्यूल कहा था, ये दोनों कॉटिलिडन्स हो गए। अब मोनोकॉट में क्या होता है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस तो ये रही एज इट इज, ठीक है, ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है बच्चों, ओके। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में यहाँ से ऐसे कोई कॉटिलिडन अराइज नहीं हुआ नीचे की तरफ, बल्कि यहीं से एक कॉटिलिडन इधर की तरफ निकल गया, मतलब यहाँ से अगर एक कॉटिलिडन इधर निकल जाए तो ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, जिसको उन्होंने स्क्यूटैलम लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आया है नीट में, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, दिस इज अ कॉटिलिडन। ये है एक सिंगल कॉटिलिडन मोनोकॉट के एम्ब्रियो का। मोनोकॉट ने अपना रिजर्व फूड इसमें स्टोर करके रखा है, इसकी एफडी है आगे के लिए, ठीक है। दिस इज अ कॉटिलिडन, और इस सिंगल कॉटिलिडन को यहाँ पे नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, स्क्यूटेलम। और बाकी ये जो पूरा पार्ट है, देखो जरा इसमें क्या क्या है, यहाँ पर ऊपर आपको शूट एपेक्स दिखाया है, इस शूट एपेक्स का मतलब प्लूम्यूल, एक ही बात है, ठीक है। ये प्लूम्यूल दिखा दिया, प्लूम्यूल के बाद इस रीजन को आप लेबल कर लो एपिकोटाइल, सारे जो वहाँ पे लेबलिंग सी सब है, प्लूम्यूल के बाद एपिकोटाइल होता है ना, तो यहाँ पे इस रीजन को आप लिखो एपिकोटाइल, ये बाद में बताऊंगी क्या है, इस रीजन को आप लिखो एपिकोटाइल, ठीक है। यहाँ नीचे नीचे आपको दिख रहा है रेडिकल, ये वाला जो पार्ट दिखाया है, दिस इज रेडिकल, इसको रेडिकल बोला है इस पूरे को, ओके। तो रेडिकल के अंदर वाला जो रीजन है ये हो गया हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल यहाँ भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं, इसमें नहीं है कोई डिफरेंस, ये सेम है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में हमेशा ये चारों सीक्वेंस में होते हैं। कौन से चारों, प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, ठीक है। अब नीट में, आई डोंट रिमेंबर, बोर्ड्स में ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया, उसमें ना ABC आपको तीनों बताने थे एक सीरीज में। अब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए वरना मार्क्स कट जाएंगे, तो बट ऑब्वियस रेडिकल के बाद ही होगी ना रूट कैप, तो या अंदर रूट कैप बनाओगे, बाहर रेडिकल बनाओगे, रूट कैप बाहर बनाओगे। तो ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज रूट कैप, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ तक के स्ट्रक्चर्स तो समझ में आ गए हमको, ये तो एग्जैक्टली डाइकॉट एम्ब्रियो जैसे हैं, प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, उसको कवर करती हुई रूट कैप, है ना। लेकिन ये कौन से दो नए स्ट्रक्चर आ गए, एक है कॉलियोराइजा और एक है कॉलियोप्टाइल।
इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, सीड का, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि मोनोकॉट के सीड में, क्योंकि एम्ब्रियो कहाँ है, सीड के अंदर ही तो है, तो मोनोकॉट के सीड में या मोनोकॉट के एम्ब्रियो में 2 एडिशनल शीथ होती हैं बच्चों। यहाँ पर मोनोकॉट को देखो कितना एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया, एक तो उसका एंडोस्पर्म बचा दिया, उससे एक कॉटिलिडन ले लिया, उसके बदले में 2 उसको चीज़ें दी गई, एक तो एंडोस्पर्म बचा के रखा, एक उसके प्लूम्यूल और रेडिकल को कवर करती हुई एक्स्ट्रा शीथ भी बनाई गई हैं। ये जो आपको दिख रही है लीफ के शेप की एक्स्ट्रा शीथ है ना, सॉरी गलत जगह लेबल कर दिया, ये जो आपको दिख रही है ये पूरी एक्स्ट्रा शीथ है ना बाहर, ये है कॉलियोप्टाइल, और ये जो पूरा टिश्यू आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा टिश्यू, दिस इज कॉलियोराइजा। तो व्हाट इज कॉलियोप्टाइल? कॉलियोप्टाइल इज द शीथ। कौन, ये पत्ती के शेप की है क्या? तो इसको लिख लो फोलियर शीथ, फोलियर हॉलो, अंदर से हॉलो है, फोलियर हॉलो शीथ ऑन प्लूम्यूल। और ये क्या है कॉलियोराइजा? ये भी एक शीथ है, बट यहाँ कोई ऐसे पत्ती वगैरह नहीं है, तो एनसीईआरटी में इसको लिखा है अनडिफरेंशिएटेड शीथ, इसमें कोई शेप का डिफरेंशिएशन नहीं हो रखा है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ, शीथ ऑन रेडिकल, नॉट ओनली रेडिकल एंड रूट कैप एज वेल। ठीक है, तो ये 2 एडिशनल शीथ हैं जो डाइकॉट एम्ब्रियो में नहीं बल्कि मोनोकॉट एम्ब्रियो में होती हैं। ठीक है ना, बाकी पूरा सब कुछ सेम है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, इवन ये भी एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही पार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो वही डाइकॉट एम्ब्रियो की तरह यहाँ पर भी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, वहाँ 2 कॉटिलिडन थे, यहाँ 1 कॉटिलिडन है, वहाँ कॉटिलिडन ऐसे ऊपर से अराइज हुए थे, यहाँ ऐसे इधर से अराइज हुए हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो कॉटिलिडन है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लैटरली सिचुएटेड है ना, कह सकते हैं ऐसा हम। ओके, और सबसे लास्ट चीज यहाँ पर ये छोटा सा एपीब्लास्ट क्या है बच्चों, ध्यान दिया है आपने? थ्योरी में कहीं नहीं लिखा इसके बारे में। एपीब्लास्ट क्या है? तो ये जो एपीब्लास्ट है ना, ये बॉटनिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर मोनोकॉट्स में एक और एफडी होती, एक और कॉटिलिडन बनता, तो वो यहाँ से बनता है ऐसे। तो इस एपीब्लास्ट को बोलते हैं, इट इंडिकेट रेमनेंट ऑफ सेकेंड कॉटिलिडन। अगर सेकेंड कॉटिलिडन डेवलप होता तो इसी स्ट्रक्चर से होता, बट वो डेवलप नहीं हो पाया, तो उसका छोटा सा इंडिकेटिव स्ट्रक्चर है गया, दैट इज एपीब्लास्ट। बड़ा अजीब सा नाम है, एपिकोटाइल के साथ मिक्स मत कर देना, एपीब्लास्ट। ठीक है, थ्योरी में कहीं नहीं लिखा इसके बारे में, डायग्राम में ही लिखा है। तो देखें एनसीईआरटी की थ्योरी में क्या लिखा है भाई, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट पजेस ओनली 1 कॉटिलिडन, जिसकी वजह से मोनोकॉट्स का नाम पड़ा। ग्रास फैमिली, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पूरी पोएसी फैमिली जो सीरियल्स की फैमिली है उसको ग्रास फैमिली बोलते हैं। तो इन ग्रास फैमिली द कॉटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम, चाहे राइस हो, मेज हो, व्हीट हो। ठीक है, और देखो लिखा है ना, आ गया ना, स्क्यूटेलम इज सिचुएटेड टुवर्ड्स लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक एक चीज डायग्राम से लिखी हुई है। एट इट्स लोअर एंड, अगर हम इसके लोअर एंड पर देखें, यानी स्क्यूटेलम के लोअर एंड पर, जैसे अगर ये स्क्यूटेलम अराइज हुआ था ना, तो ये इसका लोअर एंड हुआ। ठीक है, तो एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ। ठीक है, ये इसका जो लोअर एंड है, यहाँ पर रेडिकल है, रूट कैप है, जो एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ में कैद है, दैट इज कॉलियोराइजा। एंड द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, कितना स्पेसिफिक है देखो, ये कह रहा है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो स्क्यूटेलम के अटैचमेंट से ऊपर है, दिस इज द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम विद एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो इसके अटैचमेंट से ऊपर वाला जो पार्ट है ना, क्या लिखा है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia. Epicotyle में shoot tip तो होती है, shoot tip को ही epicotyle सॉरी shoot tip यानी plumule, वही मैं देख रही थी, यहाँ पर उन्होंने plumule नहीं लिखा, shoot tip को लिखना plumule। तो ये कह रहा है आपको कि एपिकोटाइल जो है ना, इस एपिकोटाइल में क्या क्या है, ये जो एपिकोटाइल वाला रीजन है, इट हैज ऊपर की तरफ अ शूट टिप और उसको सराउंड करता हुआ कॉलियोप्टाइल। क्या लिखा हुआ है, एपिकोटाइल हैज अ शूट टिप दैट इज प्लूम्यूल
एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो आगे जाकर लीफ बनाएंगे, एनक्लोज्ड इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे वर्ड्स पे हमारा ध्यान नहीं जाता। कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजा हर बच्चा पढ़ेगा, बट कॉलियोराइजा अनडिफरेंशिएटेड है। कॉलियोराइजा कैसा है? अनडिफरेंशिएटेड है। और कॉलियोप्टाइल हॉलो लीफ शेप है। ये बात वही बच्चा पढ़ेगा जो नीट क्रैक करेगा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है ना। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो में फर्क समझ में आ गया तुम लोगों को। लगभग सारी लेबलिंग सेम है, सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स अलग हैं, मतलब दो डिफरेंसेस हैं। यहाँ दो कॉटिलेडन है, यहाँ एक है। यहाँ पर कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजा एडिशनल है, यहाँ पर नहीं है। क्लियर? लास्ट में एक लाइन लिखी है, soak a few seeds in water, wheat, maize, pea, chickpea, groundnut overnight. Split the seed and observe the वेरियस पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो एंड सीड। बट इतनी आसानी से नज़र नहीं आते। सीड को आप कितना भी भिगो दो उसके बाद वो फूल भी जाएंगे। अगर मूंगफली के दाने, हाँ जरूर, आप बादाम वगैरह आपने कभी देखा, उनके टिप पर एक हल्का सा छोटा सा पार्ट निकलता है, टिप पर वाइट कलर का हाथ में आ जाता है हमारे, वो उनका एम्ब्रियो होता है। मतलब मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है वो प्लूम्यूल रेडिकल वाली। और जो पार्ट आप उनका मेन खा रहे हो ना, मूंगफली का या बादाम का या राजमा बीन्स का, वो मेन पार्ट उनके कॉटिलेडन्स हैं, क्योंकि ये सब डाइकॉट में आते हैं, लेग्यूम्स हैं ये सब, ठीक है। क्लियर? जिसमें उन्होंने रिजर्व फूड अपना स्टोर करके रखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में रह गया सीड का डेवलपमेंट और फ्रूट का डेवलपमेंट। सीड भी अपने आप में इसमें एक अलग बड़ा टॉपिक है बच्चों। सीड में उसके एडवांटेज दे रखे हैं, टाइप्स दे रखे हैं, उसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। प्लस फ्रूट वैसे मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं 11th NCERT में, बट थोड़ा सा यहाँ फ्रूट को भी रिवाइज कराया गया है, तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। जो आज पढ़ा है उसको दोबारा NCERT से लाइन टू लाइन पढ़ो, और बॉटनी में स्पेशली साथ साथ में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि क्वेश्चंस करने से वो टर्म्स और पक्की हो जाती हैं, समझ में आता है हमें कि यहाँ से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। जिन बच्चों के बोर्ड्स आने वाले हैं वो साथ साथ में बोर्ड्स पे भी फोकस करें। जो बोर्ड से फ्री हैं वो पूरी तरह अपना पूरा जोर, पूरा समय, पूरा ध्यान पढ़ने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, मॉक टेस्ट देने में, खुद के वीक पॉइंट्स ढूंढने में, इन सब चीज़ों में लगाएं। ये जो टाइम आप डिवोट करेंगे अपना प्रिपरेशन में, अपनी स्टडीज़ में, यही आपको आगे जाकर फल देने वाला है, ठीक है। ओके, गुड बाय।